एक पीस ऑफ राइटिंग है, उसको उसकी इंटरप्रेशन करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको जज करना, उसको वैल्यूएट करना, और उसकी प्रॉपर एवैल्यूएशन का जो वर्क है उसको कहा जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Literary criticism refers to the genre of writing whereby an author critiques a literary text, work of fictions, play, poetry, alternatively some work of the literary criticism address how a particular theory of interpretation inform the reading of work, refute some other critics reading of the work। जब आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब आप क्रिटिक हैं, आप किसी वर्क के ऊपर, आपका कोई टॉपिक है, आपने उसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, ठीक है, आप किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। आप ये करते हैं कि सबसे पहले ये आपका टॉपिक है, मतलब आपका टॉपिक है कि जो इंसान सोते नहीं हैं, स्लीपलेस स्टूडेंट्स may get cancer disease और like that। आप इसके ऊपर एक मतलब रिसर्च आपने कर रखी है। आप क्या करोगे, इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपके इस फेवर में कर रहे हैं क्रिटिक्स, आप उनको पहले तो स्टडी करोगे, उनके वर्क को। जो क्रिटिक आप मौजूद है किसकी, इसकी फेवर में, आपकी रिसर्च की, और इसकी फेवर में जो क्रिटिक्स जो हैं वो बोल रहे हैं, व्यू सपोर्ट योर रिसर्च, यानी ऐसे व्यू इकट्ठे करने हैं आपने जो सपोर्ट कर रहे हैं आपकी। आपने एक रिसर्च की है कि ज्यादा सोना ना सोने से कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपने रिसर्च कर ली, आप नतीजे पे पहुंच गए हैं। आपने अब इकट्ठे करने हैं वो व्यू जो आपकी फेवर कर रहे हैं, फेवर में जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके थीसिस को, स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है नेगेटिव, ये पॉजिटिव पहले देखना है, और फिर आप नेगेटिव पहलू देखेंगे कि कौन से इसके खिलाफ दे रहे हैं रिपोर्ट मेरे टॉपिक के, जो मैंने रिसर्च की है, उनको भी स्टडी करें। फिर ऐसा करें कि उनको 1 बाय 1 उनके आंसर दें जो उन्होंने रिसर्च की हुई है, उनको नेगेट करें, उसको रिफ्यूट करें, उनको रद्द करें अपने पॉइंट्स के साथ, जो लॉजिक रीजन के साथ, रेट्रिक के साथ, जो आपने अपनी रिसर्च की हुई है। दिस इज व्हाट रिसर्च, ये है प्रॉपर वे टू आंसर बिफिटिंग रिप्लाई टू द क्रिटिक्स एंड जितने भी एवैल्यूएटर्स होते हैं उनको। अरिस्टोटल जो है उसको माना जाता है कि वो फर्स्ट क्रिटिक है। अरिस्टोटल 3 मेन जो एथेनियन जो फिलासफर हैं, नाम है सोक्रेटिस, नाम है प्लेटो, नाम है अरिस्टोटल। कहा जाता है कि सोक्रेटिस उस वक़्त के सबसे पहला एक ऐसा फिलासफर है जिसने क्वेश्चन लोगों को मजबूर किया सोचने पे। इससे पहले एथेंस ग्रीस में सोफिस्ट होते थे। सोफिस्ट लॉजिक और रीजन को मानते थे। अगर आप एज लॉन्ग एज आप लॉजिक और रीजन से रेट्रिक के साथ लोगों को कायल कर रहे हैं तो आप ट्रू हैं। ये सोफिस्ट बादशाहों के पैरोकार होते थे, ये उनके ख़ास रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और अपने किंग और क्वीन को ये सपोर्ट करने के लिए सोफिस्ट जो हैं ये फिलासफर होते थे। और ये क्या करते, लोगों को बता रहे थे कि जो आपको फ़ायदा दे रहा है वही आपका है, वही अच्छा है, वही अजीम है। मतलब ये बता रहे थे कि एक बंदा मिठाई निकालता है, ठीक है, मतलब स्वीट बनाता है, कोई मीठा खिलाता है आपको, तो वो एक टीचर, एक स्कॉलर और एक डॉक्टर से बेहतर है, क्योंकि वो तो आपको मीठा खिला रहा है ना, तो वो बेहतर है। अब ये क्या इस तरह की लॉजिक पेश करते थे। लोग सिंपल होते थे, सादा, तो उनको ऐसे कायल कर लेते, भाई ये तो आपको मिठाई बना के देता है, तो ये तो कुछ भी नहीं देता, ये तो आपका सर खाते हैं, तो ये कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो ये सोफिस्ट उन लोगों को इस तरह कायल करते आ रहे थे।
और ये गॉड गॉडसेस को, बहुत सारे गॉड गॉडसेस के इन्होंने क्या बनाए हुए थे, मुजस्मे बनाए हुए थे और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे थे और वो इंसानों जैसे ही थे। अब सोक्रेटिस जो है वो हमेशा बैठा रहता एक पहाड़ी पे बैठ जाता और ये एक वहाँ पे एक मुजस्मा था, एक गॉडेस का मुजस्मा था, उसको देखता रहता। इसका वालिद संग तराश था और अपने वालिद से अक्सर सोक्रेटिस पूछता रहता कि आप ये क्या तराशते रहते हैं, कभी आप लाइन बना देते हैं, कभी आप रिच बना देते हैं, कभी आप गॉड गॉडसेस के मुजस्मे बड़े बड़े बना देते हैं, ये कैसे बना लेते हैं आप। उसने कहा, अब देखिए जो क्वेश्चनर होता है वो क्वेश्चन करता है, चाहे वो बच्चा ही हो। तो उसका वालिद जो है, सोक्रेटिस की इतनी शक्ल भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, ये कोई इतना वेल डिसेंट पर्सनैलिटी भी नहीं था, लेकिन ये इस बात पे यकीन रखता था कि डाउट इज ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। किसी चीज़ पे शक करें तो उससे नई चीज़ निकल आती है। स्केप्टिसिज्म और इस तरह की सिनिसिज्म और बहुत सारी फिलॉसफी इससे फूट कर बाहर आई इसकी बातों से, सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस ने कोई बुक नहीं लिखी, इसके डायलॉग्स जो हैं इसके स्टूडेंट प्लेटो और उसके दीगर जो स्टूडेंट हैं उनकी शक्ल में, यानी उनके फुट नोट्स के अंदर ही मिलते हैं। इसने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन उसके कोट्स जो हैं वही किताबें हैं। डाउट इज ऑरिजिन ऑफ नॉलेज, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सुने बातें सुने आप हैरान हो जाएंगे कि आज से हज़रत ईसा से भी 500 साल पहले का कोई बंदा ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। कहता है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जो इंसान अपनी लाइफ को एग्जामिन ही नहीं करता, उसे देखता ही नहीं है, सुबह उठता है सो जाता है, वो तो जानवरों से भी बदतर है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। डाउट इज ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। ओनली वन थिंग आई नो नथिंग। उसके सोक्रेटिक डायलॉग्स थे, लोगों को कायल करने का, रैट्रिक थी उसका, आर्ट था, फन था, वो लोगों को गाइड करता। वो अपने फादर से पूछता कि मुझे ये तो बताएं फादर कि ये लोग जो गॉड गॉडसेस की पूजा करते हैं, ये तो हमारे जैसे हैं, ये क्यों फिर इनकी पूजा करते हैं। फिर वो लोगों से क्वेश्चन करता कि अगर किसी घोड़े या किसी मंकी या किसी डोंकी को जबान होती और वो बोल सकते और हाथ यूज कर सकते तो वो अपने जैसा गॉड बना लेते। इसलिए इंसानों ने भी तो ऐसा ही किया ना कि उन्होंने गॉड गॉडसेस अपनी शक्लों के बनाए हुए हैं। देखें कैसे क्वेश्चन है उसने किए। और फिर अपने वालिद से पूछता है कि ये शेर आप बनाते हैं, बड़े बड़े मुजस्मे बनाते हैं, कैसे। उसके वालिद ने कहा कि मैंने जो चीज़ बनानी होती है, मतलब मैंने अगर लाइन बनाना है तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइन इस पत्थर के अंदर है, मैं उसको तराशता रहता हूँ, आखिर एक लाइन बना देता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी मदर से पूछा आप क्या करती हैं। उसने कहा मैं मिडवाइफ हूँ, मैं दाई हूँ, मैं बच्चों को यानी एक जहाँ से दूसरे जहाँ में आने में मदद करती हूँ उसकी। उसे पता चल गया, कहता है नतीजे पे पहुँच गया सोक्रेटिस। उसने कहा सच्चाई हमेशा कहीं छुपी होती है, हमें उसे तराश तराश के बाहर निकालना पड़ता है। ट्रूथ इज ऑलवेज हिडन एंड वी हैव टू फाइंड आउट विद आवर एफर्ट। हमें उसे फाइंड करना पड़ता है ट्रुथ को। तो ये उस्ताद था प्लेटो का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर लोगों ने कहा, और वो लोगों से पूछता ये आप गॉड गॉडसेस की पूजा क्यों करते हैं आप। वो सोफिस्ट को उसने चैलेंज किया, उसने लोगों को इस बात पे कायल किया डाउट इज ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। ये जो बात काम आप करते आ रहे हैं ये तो लोग ब्लाइंडली कर रहे हैं। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसी बातें जब किंग और उस वक्त के बादशाह को पता चला तो उन लोगों ने कमेटी बुलाई और बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ, कुछ ने हक में भी वोट दिया, उसके स्टूडेंट भी थे। उन्होंने कहा आपके पास दो हैं ऑप्शन, या तो आप जहर का प्याला पी लें तो या आप इसको छोड़ दें, ईथन ग्रीस इलाके को छोड़ दें, बैनिश करते हैं। उसने जहर का प्याला पिया लेकिन वो हारा नहीं। उसका फलसफा जो है वो आगे चला प्लेटो की शक्ल में, प्लेटो अकेडमी बन गई। और उसके बाद अरिस्टोटल चाहता था कि प्लेटो की अकेडमी का वारिस वो बने, क्योंकि वो उसका बड़ा करीब स्टूडेंट था और वो अक्सर उसको एडमायर करता रहता था। तो प्लेटो की डेथ के बाद उसने अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को, वो मतलब उसका भतीजा जो है उसकी अकेडमी का मालिक बन गया। तो उस वजह से वो नाराज़ हुए और अरिस्टोटल जाके अलेक्जेंडर के उस्ताद बन गए। अलेक्जेंडर को उसने टीच किया और अलेक्जेंडर के बारे में आपको पता है कि उसने पूरी दुनिया में हुकूमत की थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अक्सर जाना जाता है सपा के नाम से, एक एक्रोनिम से जानी जाती है। मैंने इसके ऊपर पहले भी लेक्चर दिए हुए हैं। सोक्रेटिस, जो इनको नहीं पढ़ेगा वो कभी फिलॉसफी या क्रिटिसिज्म नहीं समझ सकता। सोक्रेटिस, प्लेटो
अरिस्टोटल और अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये स्पा है, इसके ऊपर मैंने पहले भी लेक्चर दिया है, अगर आपने सुनना हो तो आप उधर सुन सकते हैं। आई ट्राई टू अपलोड and give link of previous lecture. Let's see next. Literary criticism. Literary criticism is the study, discussion, evaluation, interpretation of literature. वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई। Modern literary criticism is often published in the essay of book or book form. Academic literary critic teach in literature department and publish in academic journals, and more popular critic publish there. यानी जो बड़े पॉपुलर होते हैं वो बड़ी बड़ी जो मैगजीन हो उसमें छाप आप उनके यानी उनके वर्क जो हैं पब्लिश होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम बुक रिव्यू, न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ द बुक्स, द लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स, द नेशंस एंड द न्यूयॉर्कर। इस तरह के बड़े बड़े जो मैगजीन है, इसमें आप अगर बड़े क्रिटिक हैं, बड़े राइटर हैं, तो आपका क्रिटिसिज्म इसमें पब्लिश होगा। नहीं जी, ये क्रिटिसिज्म का वर्क जो है ये आसान नहीं है कि हर बंदा क्रिटिसिज्म कर ले, हर बंदा जो है वो क्रिटिक बन जाए। ये आपके सामने बुक्स नज़र आ रही हैं, इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं तो फिर इंसान क्रिटिक बनता है। ये सारी बुक आपने इसका निचोड़ बताना है। अब देखें, टी.एस. एलियट एक ऐसा क्रिटिक है, इसको कहा जाता है कि लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिक। उसकी क्रिटिक जो होती थी वो क्या होती थी? लेमन स्क्वीजिंग। वो ऐसे लेमन की तरह निचोड़ के रख देता था लिटरेचर के अंदर क्या है। उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ जो है जस्ट फीलिंग लिखता है, और जॉन डन जो है वो बहुत अच्छा पोएट है। वो बताता है, वो फ्यूजन देता है थॉट एंड सेंसिबिलिटी का। वो हेड के जरिए पोएट्री करता है, सिर्फ इमोशन, पैशन, फीलिंग को नहीं लिख देता। जॉन डन बहुत अच्छा पोएट है। उसने तो उस तरह के हेट्रोजीनियस जो आइडिया है, हेट्रोजीनियस और जो डाइवर्स आइडिया है, उनको इकट्ठा करके उनको इन्फ्यूज कर सके, उनसे नई चीज़ निकाल के पेश की है। यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी अगर फाइंड करनी है और ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन फाइंड करना है तो वो जॉन डन की पोइट्री के अंदर मिलता है। उसने कहा हैमलेट जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर है। शेक्सपियर, लुक एट द वर्क ऑफ द शेक्सपियर, ही हैज क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर। उसने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया, उसने मिल्टन को क्रिटिसाइज किया, उसने बड़े बड़े पोएट उठाए और उनको क्रिटिसाइज करके उसने कहा जॉन डन सबसे अच्छा पोएट है। जॉन डन को उसने अप्रिशिएट कर दिया और जॉन डन को लोग धड़ाधड़ पढ़ने लग गए। ये होता है क्रिटिक के कमेंट की कितनी वैल्यू होती है। लोग तरसते हैं कि कोई कमेंट कर दे मेरे हक में। एक जो अच्छा क्रिटिक्स होता है उस क्रिटिक की कितनी वैल्यू है। देखें कि जॉन डन जिसको कोई पूछता नहीं था, लोगों ने धड़ाधड़ पढ़ना शुरू कर दिया। प्लेटो उस्ताद है अरिस्टोटल का और बड़ा अजीम एक फ़लसफ़र था। मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी फ़लसफ़ा हो, अगर आप उसको डिस्कस करें तो वो दो फ़लसफ़ों के सामने खड़ा हो जाता है। दो फ़लसफ़े हैं, कौन सा? आइडियलिज़म और रियलिज़म। बल्कि इसके बाद जितने आए हैं वो इनकी डीकंस्ट्रक्शन से आए हैं। इनको डीकंस्ट्रक्ट किया गया और इनसे निकाले गए। इन दोनों को डीकंस्ट्रक्ट करके ही कोई ना कोई फ़लसफ़ा बना, या इसका कॉम्बिनेशन होगा या इनकी डीकंस्ट्रक्शन हुई है तो उनसे कोई नया निकल आया। जैसे उसके बाद प्री सोक्रेटिक पीरियड भी चलता, प्री सोक्रेटिक पीरियड भी, आफ्टर सोक्रेटिक पीरियड भी। ये सारे मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिए हुए हैं। अच्छा, इन दोनों को जो भी फ़लसफ़ा डिस्कस करें, या तो इन दोनों के सामने आगे खड़ा हो जाता है, या इनका कॉम्बिनेशन होता है, या इनका ब्लेंड होता है, या इनमें से एक होता है। ठीक है। और ये क्या आइडियलिज्म है और ये रियलिज्म है। आइडियलिज्म का कायल था प्लेटो और रियलिज्म का कायल कौन था? अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल कहता है कि जो पोएट्स होते हैं, अभी हम क्रिटिसिज्म को पढ़ने लगे हैं, ये पैदा हुआ है 428 और 424 BCE कहा जाता है, और 348 BC या 347 में कहा जाता है इसकी डेथ हुई है। क्लासिकल एक फ़िलासफ़र था, पोएट भी था। ये मानता नहीं था पोइट्री को, लेकिन ये खुद पोइट्री में पहले वर्क लिखता रहा है। नाम है प्लेटो, उस्ताद है अरिस्टोटल का, और इसने एक प्लेटो अकेडमी बनाई थी। उसमें लोग बड़ी बड़ी दूर से लोग पढ़ने आते थे प्लेटो अकेडमी में। प्लेटो का ये मानना है कि दुनिया जो आपको सामने नज़र आ रही है ये जस्ट कॉपी है एक रियल
एक रियल आइडियाज़ की। जिसने इस दुनिया को बनाया है वो था आइडिया, और वो आइडिया कुछ और है। ये नज़र जो आ रही है ये जस्ट मेयर कॉपी है। तो चूंकि पोएट जो हैं इसी कॉपी से कॉपी करते हैं, तो वो थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी होते हैं। पोएट्स जो होते हैं उनकी बातें थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी। एक तो ये चीज़ पहले कॉपी है, फिर वो इस कॉपी की कॉपी करते हैं, फिर वो कोई और लिखते हैं चीज़। तो ये कहता है कि ये ट्वाइस थ्राइस अवे है फ्रॉम रियलिटी। उसने कहा कि ये रियलिटी नहीं लिखते, ये मन घड़प बातें लिखते हैं। प्लेटो का व्यू जो है पोइट्री के अंदर वो ये है कि पहली तो बात ये है कि पोइट्री जो है वो इंस्पिरेशन होती है। मतलब पोएट जो भी लिखता है, मैं रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो उसने अपनी एक बुक लिखी है रिपब्लिक, उसमें वो क्रिटिसाइज करता है, बिटरली क्रिटिसाइज किया उसने पोएट्स और पोइट्री को, पोएट्स और पोइट्री को। उसने कहा पहली तो बात ये है कि जो भी वर्क लिखा जाता है वो कॉपी होता है, कॉपी की कॉपी है। ये दुनिया पहले ही कॉपी है जो नज़र आ रही है, असल तो वो आइडिया है। तो वो बस बेसिकली किसको मानता है? आइडियाज़ को। इसकी फेवर में वो मिसाल देता है कि आपको आइडिया नज़र नहीं आते लेकिन वो वजूद रखते हैं। होता है रिवेंज आपको नज़र नहीं आता, वो वजूद रखता है। लव आपको नज़र नहीं आता, वो वजूद रखता है। लगन डिवोशन नज़र नहीं आती, वजूद रखती है। कहता है असल चीज़ तो आइडियाज़ होते हैं, ये तो जस्ट कॉपीज़ हैं। दीज आर जस्ट इमिटेशन, दीज आर इमिटेशन। और उसने पहली दफ़ा वर्ड इमिटेशन का, कहते हैं कि अगर कहूँ कि दुनिया का पहला क्रिटिक जो है वो प्लेटो है तो ये गलत नहीं है। दुनिया का पहला क्रिटिक मीन, इससे पहले इसका उस्ताद भी था। मतलब इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर देखा जाए, क्योंकि उसने पहली दफ़ा पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम कहेंगे कि पहला जो क्रिटिक है जिसने क्रिटिसाइज़ किया और इसकी रिबटल दी थी, रिबटल मीन कि इसके जो एडवर्स और इसको रद्द किया था, वो इसका स्टूडेंट था अरिस्टोटल। उसने रियलिज्म का, इसके फ़लसफ़े को रद्द करके उसने किसका फ़लसफ़ा दिया? रियलिज्म का, कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं भाई यही रियलिटी, आप किसकी बात करते हो? तो इसने पोएट और पोएट्री को क्रिटिसाइज़ किया है। बुक 10 रिपब्लिक के अंदर ये लिखता है, कहता है कि पोएट्री जो है वो क्या इंस्पिरेशन होती है, वो इमिटेशन होती है। वो ही कंडेम्स पोएट्री। पहले तो वो कहता है कि पोएट जो हैं वो खुद अपनी बात तो लिखते रही हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब अगर मैंने कोई पोएट्री करनी है तो रोमन ग्रीक्स में ये होता था कि उनकी म्यूस होती थी, गॉड और गॉडसेस होती थी म्यूस। वो गॉडसेस जो शायरी की देवी है, वो कहते थे कि ये गॉडेस जो है वो हमें इंस्पायर्ड करती है और इस इंस्पिरेशन से हम पोइट्री लिखते हैं। तो वो कहता है कि पोइट्स जो हैं वो सारे इंस्पायर्ड होते हैं, तो उनके आइडिया तो अपने होते नहीं हैं, वो लोगों के आइडियाज़ जो हैं वो मतलब किसी ने उसको दिए हैं, कोई गॉडसेस ने, और वो उसके मन में डाले हैं, माइंड में, वो वही लिखते रहते हैं। और कभी कभार ऐसी बातें लिख देते हैं कि उनको खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या लिख गए। फिर उसने कहा कि ये इमिटेट करते हैं, ये कोई नई चीज़ तो क्रिएट नहीं करते, जो पहले से चीज़ मौजूद है उसको इमिटेट कर देते हैं, उसको कॉपी कर देते हैं। जस्ट कॉपी है तो कॉपी का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इमिटेटर जो हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। फिर वो इन्हीं बुनियाद पे वो कहता है, कंडेम करता है कि पोइट्री ठीक नहीं है। इट्स अ थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी, इट्स अवे फ्रॉम रियलिटी। इसमें कोई रियलिटी। और उसने कहा कि मैं जो रिपब्लिक अपनी ऐसी एक लैंड जो यूटोपियन और रिपब्लिक लैंड जो मैंने बनाई है, मैं बैनिश करता हूँ पोएट और पोइट्री को। ही उसने बैनिश किया अपनी जो आइडियल लैंड बनाई थी ना, उसने कहा आई बैनिश्ड, मैं बैनिश करता हूँ पोएट्स और पोइट्री को। ये लोग अच्छे नहीं होते, ये तो लोगों को बहकाते हैं और ये एक यूटोपियन और एक इमिटेशन करते रहते हैं और ही दुनिया में ले जाते हैं और लोगों को रियल कॉज से दूर कर देते हैं। पोइट्री इज़ कंपेयर टू, उसने कहा कि पेंटिंग और पोइट्री सेम होती है, क्योंकि उसका मतलब भी इमिटेशन करना होता है और पोइट्री, दोनों कहता है कि क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं, तो दोनों सेम होते हैं। उसने दोनों को रिजेक्ट किया। होमर का वर्क उस वक्त बड़ा मौजूद था, ये सिलेबस में पढ़ाया जाता था बच्चों को, चिल्ड्रन को। तो उसने कहा कि ये तो बहुत जुल्म हो रहा है जो बच्चों को होमर पढ़ाया जा रहा है। होमर चूँकि सेक्स की बात करता है, वर्क की बात करता है, और होमर बात करता है न्यूड चीज़ों को डिस्कस करता है अपनी पोइट्री के अंदर, और गॉडसेस को बुरा भला कहते हैं, ये डिस्टॉर्ट करके
बयान करते हैं। वो कहता है कि ये होमर को रोक देना चाहिए, होमर से जो बच्चे हैं वो डिविएट हो रहे हैं, होमर वो मॉरली दूर हो रहे हैं। मॉरली ये क्या कर रही है लोगों को, वो न्यूड पोइट्री कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग वाइल्ड पोइट्री कर रहे थे, रॉन्ग मैसेज दे रहे थे। तो वो कहता है कि होमर को नहीं पढ़ाना चाहिए, होमर जो है उसका वर्क जो है वो लोगों को वर्क की तरफ ले जा रहा है, लीडिंग पीपल टू वर्क। तो पहला क्रिटिक हम कह सकते हैं कि ये था जिसने सबसे पहले क्रिटिसाइज करके पोइट और पोइट्री को क्रिटिसाइज कर दिया। उसके बाद कहता है इमोशनल ग्रो, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। मतलब पोइट्स जो हैं वो जब वो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, तो वो डिट्रैक हो जाते हैं लोग। दे आर नॉट ऑन द राइट path, they are leading people toward a wrong kind of message. They are emotionally trapped and ultimately they fall, they are victim of profligacy, they are victim of the lewdness, they are victim